दोस्तों जैसा कि पहले की वीडियोस में मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक आर्ट ऑफ सिडक्शन से 9 टाइप्स के सिड्यूसर्स के बारे में बता चुका हूं, 8 टाइप्स के एंटी सिड्यूसर्स के बारे में बता चुका हूं और 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन के बारे में बता चुका हूं, सिडक्शन प्रोसेस के बारे में बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली 7 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां पर बड़े लेवल पर सिडक्शन का यूज होता है। मतलब जैसे सोशल मीडिया हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आपकी डेली लाइफ में किन किन जगहों पर सिडक्शन का यूज होता है, जिन भी चीजों से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब वहां सिडक्शन का यूज हो ही रहा है, तो उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिडक्शन इन सोशल मीडिया। कैसे सोशल मीडिया के द्वारा सिडक्शन का यूज करके आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको बड़ी बड़ी चीजें बेची जा रही हैं, आपसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई जा रही हैं और सोशल मीडिया कैसे आपको सिड्यूस कर रहा है और अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं। देखो ये सिडक्शन का जो वर्ड है ना, जिसे हम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है। देखो सिडक्शन के लिए हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। कुछ लोग तो इसे अपनी चीज को बेचने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग इसे अपने आप को ही बेचने के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग इसे सिडक्शन को दूसरों को चीट करने के लिए यूज करते हैं। सिडक्शन को हर जगह देखा जा सकता है। सिडक्शन एक वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि मानो पूरे सोशल मीडिया स्ट्रक्चर को एक वर्ड में ही डिफाइन कर दिया गया हो। वैसे तो सोशल मीडिया हमें चारों तरफ से ही घेरे हुए है, लेकिन हम कब सोशल मीडिया के सिडक्शन में फंस जाते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता है। हाँ, मैं सोशल मीडिया के सिडक्शन की ही बात कर रहा हूँ। जब हम कई घंटों तक फोन चलाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए फोन चेक किया था, तो मैं इतने घंटों से फोन कैसे चला रहा हूं। यहीं पर आपको सोशल मीडिया के द्वारा सिड्यूस किया जा रहा है। जब भी हम सोशल मीडिया पर कोई गलत इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हम तुरंत ही उसे लोगों के साथ ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो सही है या फिर गलत। और ऐसा सोचते हैं कि लोग इससे इंस्पायर होंगे और वो हमें पसंद करेंगे। फिर हम यहीं पर सिडक्शन में फंस जाते हैं और फिर यहीं से हमारी एक झूठी इमेज क्रिएट होती है जो कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा बुरा है, नहीं, बल्कि आपको सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना आना चाहिए, कंजम्पशन नहीं। यानी कि आपको सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए यूज करना आना चाहिए, सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो आप सीधा अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेंगे, जैसे हैं वो वैसे एज इट इज अपलोड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, उस पर काफी सारे फिल्टर्स लगाएंगे, ब्राइटनेस सेट करेंगे, कॉन्ट्रास्ट सेट करेंगे, काफी सारे फिल्टर्स डालकर उसे अपलोड करेंगे ताकि वो इंसान आपको देखकर पसंद करे। आप अपने चेहरे के दाग को छिपाने के चक्कर में काफी सारे फिल्टर्स लगाएंगे और अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा लेंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल ही गलत है। देखो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी जिंदगी से इन फिल्टर्स को हटाकर सीधा दुनिया के सामने आना सीखें, क्योंकि जो इंसान आपको एक्चुअल में जैसे आप हैं वैसे ही एक्सेप्ट करता है ना, तो उसी के साथ आपका लंबा रिश्ता चलेगा और यही सच्चा प्यार है। लेकिन अगर आप फिल्टर्स की हेल्प ले लेके रिश्ते को घसीटते रहते हैं तो एक दिन वो रिश्ता जवाब दे ही देगा। फिल्टर्स ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेंगे। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, दुनिया आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम लोगों के रिजेक्शन के डर से अपने टैलेंट को, अपनी हॉबीज़ को छुपा कर रखते हैं और उन्हें कभी भी किसी के सामने नहीं आने देते। आप हमेशा याद रखो कि जो लोग अपनी असलियत को दुनिया के सामने लाने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं। मतलब जैसे वो हैं वो बाहर से भी वैसे ही दिखाते हैं लोगों को, फिल्टर नहीं है उनकी ज़िंदगी में। जैसे अगर आपको पुराने सॉन्ग्स 90s के सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में और मैं लोगों से पीछे ना रह जाऊं इस डर की वजह से लोगों को ऐसा दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको ट्रेंडी सॉन्ग, न्यू सॉन्ग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि क्यों लोग खुद को फेक दिखाते हैं, क्यों लोग सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे लोगों पर सोशल मीडिया पर फेमस होने का दबाव पड़ने लगता है ना, तो फिर वो ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं ना जो कि लोगों को कूल लगती हैं, लेकिन अंदर से ऐसा हो सकता है कि उन्हें वो चीजें इतनी ज्यादा पसंद ना हो, उन्हें वो करना बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन वो सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए उन चीजों को करते हैं। इसे मैं सिंपल सा अपनी रियल लाइफ के एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज के टाइम पर यूट्यूब पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है ना कि अगर आपको व्यूज चाहिए ना, तो आप थंबनेल में कुछ उल्टा सीधा डाल दो, लड़की वगैरह की फोटो लगा दो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। और मैंने भी काफ़ी समय तक इस आइडिया का सहारा लिया है, लेकिन वो फेल ही हो गया बाद में जाकर। आप इसका रियल प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो आप मेरे थंबनेल को देख सकते हो। किसी भी थंबनेल में आपको बिल्कुल भी जो होता है ना अलग तरीके की चीज़ नहीं मिलेगी। जो वीडियोज़ में एज इट इज़ वही दिखाया गया है और वही आपको बताया जा रहा है। तो हॉनेस्टी के साथ ग्रो करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम सिडक्शन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कैसे सिडक्शन का यूज किया जाता है और लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम ज्यादातर उन्हीं कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो कि फेमस होते हैं,
कुछ लोगों के द्वारा उन कैंडिडेट्स के ऊपर कुछ कहानियां बनाकर पब्लिक में शेयर की जाती हैं, जिसकी वजह से वो फेमस होते हैं और लोग उन्हें वोट देते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपको किसी नेता के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप सबसे पहले कहां पर जाते हो? आप या तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, या फिर सोशल मीडिया पर देखते हो, या फिर न्यूज़ चैनल्स को देखते हो। तो न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया में तो वही बातें आपको बताई जा रही हैं जो कि वो नेता आपको बताना चाहता है। तो यहाँ से आपको सिड्यूस किया जा रहा है और सिडक्शन का ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ऐसे ही लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने उस नेता के बारे में, उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में सारी जानकारी ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे ना, पास्ट में जाकर नहीं देखोगे कि किसने क्या काम किया है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पॉलिटिकल लीडर की कमियां क्या हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको वही दिखा रहा है, आपको वही इंफॉर्मेशन मिल रही है सोशल मीडिया के द्वारा जो वो आप तक पहुंचाना चाह रहा है। आपको कभी भी ये पता ही नहीं लग सकता कि उस नेता की एक्चुअल में दिनचर्या क्या है, वो एक्चुअल में कैसा इंसान है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि रिसर्च करके वोट देने जाते हैं, वरना 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जो कि उस नेता के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको प्रभावित होकर उसको वोट दे आते हैं। हमें टीवी पर जानबूझकर ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं कि उसने ये इमारत बनवा दी, उसने ये काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, मंदिर बनवा दिया, ये सब कर दिया। उसी के बेस पर ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होकर उस पार्टी को वोट दे आते हैं। लेकिन जानबूझकर हमें सोशल मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा सिर्फ पार्टी की पॉजिटिव साइड को दिखाया जाता है, नेगेटिव साइड को और उसकी कमियों को छुपाया जाता है। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें दिखाया भी वही जाता है, या कह सकते हैं कि हमें सीड्यूस किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर सिडक्शन की एक डार्क साइड भी हो सकती है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया की हेल्प से कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन अपनी एक अपोजिट इमेज क्रिएट कर सकता है। मतलब रियलिटी में वो कुछ और है और लोगों को वो कुछ और दिखा सकता है। और यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटर अगर चाहे ना तो किसी भी पार्टी की इमेज बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन इसका यूज़ कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बड़े लेवल पर अगर इसका यूज़ होता है, बड़े लेवल पर अगर कोई खबर फैलाई जाती है लोगों में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन छोटे लेवल पर अगर ऐसा होता है, एक गांव या फिर एक कस्बे, एक शहर में, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी नेता अगर आपके दिमाग में अपने कैरेक्टर को लेकर एक इमेज क्रिएट करता है, मतलब एक परसेप्शन क्रिएट करता है, एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करता है, तो वो सिडक्शन का ही एक पार्ट है, जहां पर आपको सिडक्शन की मदद से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सिडक्शन इन डेली लाइफ। सिडक्शन को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे फ्रॉड और मैनिपुलेशन जैसे नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हम इसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, सिडक्शन एक परफेक्ट पावर है जिसे हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ और ट्रूथफुलनेस के साथ बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सिडक्शन को मेनली इन 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। पहला चार्म, दूसरा कनेक्शन, तीसरा वल्नरेबिलिटी, फोर्थ प्राइड, फिफ्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सिक्स्थ अपील। देखो, सिडक्शन कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे सीखा जाता है और सिखाया जाता है और इसमें एक्सपर्ट बना जाता है। अब हम बात करेंगे सिडक्शन के उन 4 फैक्टर्स की जिनको मास्टर करके आप सिडक्शन पर महारत हासिल कर सकते हो। सबसे पहला है डिजायर। सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि आपको चाहिए क्या, आप किस चीज़ को पाना चाहते हो। आपका जो डिज़ायर है ना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब आपका डिज़ायर आपके दिमाग में क्लियर होगा ना, और आपको ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में जो वाई होता है ना बिल्कुल ही क्लियर होगा, तब आप अपने डिज़ायर को और भी ज़्यादा आसानी से पा सकोगे और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ पा सकोगे। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिडक्शन का यूज़ करने के लिए, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपका खुद पर विश्वास होना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब आपका खुद की अपनी बातों पर विश्वास होगा ना, तो ये सामने वाले को भी आपकी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकता है। और जब वो आप पर आपकी बातों पर भरोसा करेगा तभी तो आप उसे सिड्यूस कर पाओगे। शायद यही एक ऐसी स्पेशलिटी है जो लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हो, तब भी आप उनको समेटें और अपने फ्यूचर के लिए उनका इस्तेमाल करें। इसका सीधा सा एग्जांपल आप मेरे से समझ सकते हो। मैं भी तो आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। सिडक्शन में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आप क्या चाहते हो सामने वाले से, ये समझाने के लिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना सीखो। और इसका उल्टा आप सामने वाले को ये भी बता सकते हो कि आप क्या नहीं चाहते हो। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इफेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। इसकी वजह से आप दूसरों को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को भी समझना आना चाहिए, जिससे कि आप दूसरे लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो।
फोर्थ है अराउजल, मतलब एक्साइटमेंट। किसी को भी सीड्यूस करने के लिए, इफेक्टिवली अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो महान सेल्समैन होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप ध्यान दो और आपको पता चल जाएगा कि दूसरे लोग आपसे चाहते क्या हैं। तो सिडक्शन में सबसे पहली गलती होती है बहुत ज्यादा अच्छा होना। अगर आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत नाइस हैं, सबसे पहली बड़ी गलती आप यही करते हैं, क्योंकि किसी भी क्वालिटी का बहुत ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो नाइस ही होना क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा पर्सन आपका फायदा भी उठा सकता है। पहले पहले तो आपकी काइंडनेस अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये बोरिंग हो जाएगी। फिर आपको सामने वाले को खुश करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये एक तरह की इनसिक्योरिटी को जन्म देती है। अपने टारगेट को हमेशा ही अच्छा फील कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उन्हें पेन में भी रहने दो और अपने लिए चाहत पैदा करें, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा लोग कोई ना कोई नई चीज ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए कभी कभार उन्हें पेन भी अट्रैक्टिव लग सकता है। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद शो करते हैं, फिर सामने वाला हमारी जरूरतों से परेशान होकर हमसे बचने लगता है। अगर हमारा कोई अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि म्यूजिक, ड्राइंग, डांस या फिर कुछ भी, तो ये कई बार हमें दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग बनाता है। लेकिन हर केस में ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप पागलों की तरह सिर्फ एक इंसान को ही चेस करते रहोगे ना, तो आप अपनी वैल्यू खो बैठोगे। और सिडक्शन का यूज करने के लिए आपको इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। मतलब आपका माइंड इतना तो स्ट्रांग होना ही चाहिए कि किसी से एक दो दिन, एक दो हफ्ते बात ना करने के बाद भी आपको बुरा ना लगे, हल्का महसूस ना हो, ऐसा तो आपका माइंड होना ही चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है जो आमतौर पर लोग सिडक्शन का यूज करते समय करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करना। सबसे पहले तो आप सिग्नल्स को पढ़ना सीखें। अगर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है ना, तो थोड़ा वेट करना सीखें। क्या पता आपका टेस्ट लिया जा रहा हो। अगर आपका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चापलूसी वाला है ना, और आप हर बात में रिक्वेस्ट ही करते रहते हैं, तो ये भी किसी चीज की अच्छी शुरुआत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा कैलेस्ट्रॉफिक महसूस कराना किसी भी चीज की अच्छी शुरुआत नहीं है, और इससे उन्हें लगेगा कि आप कुछ हद तक उन्हें चेस कर रहे हैं। और चौथी बड़ी गलती ये होती है जब आप अपना सारा टाइम एक साथ बिताने लगते हैं। मतलब एक साथ खाते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं, बिल्कुल हर जगह एक साथ ही जाते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं, पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। आप अपने पुराने फ्रेंड्स से भी नहीं मिलते हैं, किसी के साथ भी और फ्रेंड्स के साथ घूमने भी नहीं जाते हैं। मतलब हर जगह वो आपके साथ होते हैं, वो आपकी पूरी लाइफ बन चुके हैं, और आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत हफ्तों से नहीं देखा है। तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी है। इसे सियामिश ट्विन सिंड्रोम भी कहा जाता है, जब आप एक दूसरे पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड होने लग जाते हैं। आप अपने सभी फ्रेंड्स को लगभग भूल ही जाते हैं। इसका लंबे टाइम में बहुत ही खराब इफेक्ट होता है और खतरनाक इफेक्ट होता है। इसी तरह के रिलेशनशिप्स में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखने लगता है, और सामने वाला उन्हें हल्के में भी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए अवेलेबल होते हैं। और इसी तरह से दोनों में से एक पर्सन बहुत कम एफर्ट्स डालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला पर्सन उस सारा काम खुद ही कर देगा, सारे एफर्ट्स खुद ही डाल देगा रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। तो अगर आप एक्चुअल में जैसे हैं ना, सामने वाला आपको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप किसी भी तरह की उनसे अटैचमेंट नहीं रखते हैं, और उनकी लाइफ में आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं, तो उस रिलेशनशिप का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जो लोग भी हमेशा आपको अपने हिसाब से बदलने के लिए फोर्स करते रहते हैं ना, तो उनसे आज ही दूर हो जाएं, उनसे रिलेशनशिप आज ही खत्म करें। अब बात करेंगे स्पिरिचुअल सिडक्शन की। कुछ सालों से ऐसा होता आ रहा है कि कुछ धर्म गुरु होते हैं जिनके कुछ फॉलोवर्स होते हैं, और वो उनकी कही गई सारी बातों को मानते हैं, और वो भी बिना ये सोचे विचारे कि वो बात सही भी है या फिर गलत। लेकिन मानते क्यों हैं, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे भी सिडक्शन ही काम करता है। कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स जरूर होती हैं जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आपने ओशो रजनीश के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने 1970 से 1990 के बीच में एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में यूरोप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई। लोग उन्हें भगवान रजनीश कह के बुलाते थे। लेकिन अगर आप उनके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे ना, डीप में स्टडी करोगे, तो आप देखोगे जो उन लोगों को स्पिरिचुअल तरीके से समझाते थे ना, उस तरीके में सिडक्शन छिपा हुआ था, भर भर के सिडक्शन था। मतलब वो जिस तरीके से लोगों को बता रहे थे ना चीजों को, वो सिड्यूस कर रहे थे, एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे। वैसे तो सिडक्शन का स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि वो बातों को कुछ इस तरीके से पेश करते थे ना, इस तरीके से समझाते थे कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे। मैंने तो काफी समय तक उनकी बातें सुनी है, काफी सारी वीडियोस देखी हैं, और बल्कि एक बुक भी पढ़ी है, संभोग से समाधि की ओर, और वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग बुक है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको खुद ही समझ आएगा कि किस तरीके से वो लोगों को मैनिपुलेट करते थे, किस तरीके से आकर्षित करते थे, सिड्यूस करते थे। देखो, जिस चीज से भी आप अट्रैक्ट होते हो ना, उसमें कहीं ना कहीं सिडक्शन छिपा होता है। लेकिन कई स्पिरिचुअल गुरुओं द्वारा आपको गलत चीज को भी बताकर उसे सही में बदला जा सकता है।
और फिर आपको वो गलत चीज भी सही लगने लगेगी, और इसे ही हम एक तरह से ब्रेन वॉश भी कह सकते हैं। क्या आप कभी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके इक्वली लेवल पर हो, इक्वली वाइब्रेशन मैच करते हो? जब ऐसे दो लोग कनेक्ट करते हैं ना आपस में जो एक ही लेवल पर होते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है ना वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो इस तरह से सिडक्शन स्पिरिचुअलिटी में बड़े काम का होता है। अगर ये सिडक्शन स्पिरिचुअल जर्नी में किसी दूसरे की लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना रहा है, और भी ज्यादा दोनों लोग डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा होगा जो भी लोग दुनिया में कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, उनकी अच्छाइयों से अट्रैक्ट होते हैं। तो यही है स्पिरिचुअल सिडक्शन, और ये आपकी ग्रोथ को, आपको स्पिरिचुअलिटी में इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे इविल सिडक्शन के बारे में। हर कोई ऐसा सोचता है कि किसी के नुकसान की इच्छा रखना, किसी को चोट पहुंचाना बुरा काम है, लेकिन क्या आप अपनी कभी डार्क साइड से मैनिपुलेट हुए हैं? क्या कभी आपकी डार्क साइड ने आपको सीड्यूस किया है? मतलब ना चाहते हुए भी आपने किसी का बुरा किया है? कभी कभी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को एक टूल्स की तरह यूज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हमेशा आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावना जरूर रहती है, कहीं ना कहीं ऐसा सोचते रहते हैं कि कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी हम अपने गोल्स को अचीव कर लें। हमें बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। हमें इंतज़ार करना, जैसे किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जो लोग इस तरह की बुराई में बह जाते हैं ना, वही लोग इस तरह से सोचते हैं। वो लोग लोगों के साथ ह्यूमन जैसा बिहेव करना बंद कर देते हैं और लोगों को एक टूल की तरह अपने फायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो सेल्फिश लोग हमेशा डार्क साइड में रहते हैं और कंपनसेट लोग हमेशा लाइट साइड में रहते हैं। आपका दूसरे लोगों पर दया दिखाना, दूसरे लोगों की हेल्प करना, अपना ज्यादा फायदा ना सोचकर दूसरे लोगों का भला करना, ये चीजें आपको जो खुशी देती है ना, वो आपको और किसी तरीके से नहीं मिल सकती हैं। हम सभी लोग ऐसे लोगों से जरूर मिले होते हैं जो पहले तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया, अब उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया और वो बुरे बन गए। लेकिन इसके पीछे का असली रीजन क्या है? क्योंकि इन्हें कंपटीशन में बने रहना है और ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, और फिर इसी वजह से ऐसे लोग इविल सिडक्शन का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ सिंपली जैसा भी बचपन से बिहेव हो रहा होता है ना, ज्यादातर जो लोग हमें हर्ट कर रहे होते हैं, तो हम सिंपली उस हर्ट को लोगों में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। मतलब ज्यादातर लोग हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार करते हैं ना, तो एक समय के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम भी लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, और अब हम बुरा व्यवहार सहेंगे नहीं, लेकिन हम बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक लड़का है जिसे बचपन से बुली किया जा रहा है अपने पेरेंट्स के द्वारा, किसी फैमिली मेंबर के द्वारा, फिर वो लंबे समय के बाद उस टॉर्चर को झेलना बंद करने का डिसीजन लेते हैं और लोगों के साथ भी वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे लोग उनके साथ कर रहे थे। इविल सिडक्शन की एक और सिडक्टिव क्वालिटी है जो हमें लोगों को एक ह्यूमन समझने की बजाय एक इंस्ट्रूमेंट समझने की तरफ फोर्स करती है। जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो बुरे कामों के जरिए पावरफुल बन रहे हैं, तो हम उनसे नफरत करने लगते हैं और जेलिसी फील करते हैं कि वो इतने बुरे काम करके भी सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, वो इतने ज्यादा लकी कैसे हो सकते हैं। फिर यही सारे नेगेटिव इमोशंस हमें उनके कामों की नकल करने के लिए इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जो हमारा अच्छाई वाला कैरेक्टर है ना, वो हमें वो सब नहीं दे पा रहा है जो उन सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी आंखें खोलें ना, तो हमें ये रियलाइज होगा कि हमने खुद को जहर बनने दिया है कई सालों तक, कई सारे सड़े फलों के बीच में रहने से, फिर उस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाने के कारण, और उन्हीं लोगों के बीच में रहकर हम भी वैसे ही बन जाते हैं और फिर लोगों से सिर्फ अपना काम निकालने के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं, उनको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करने लग जाते हैं, फिर हम भी उन्हीं की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमें मिलता है ना उसे ही हम आगे डिलीवर करते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार की उम्मीद रखते हैं ना, तो पहले उसे प्यार देना सीखें। तो सिडक्शन का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा ना, सिडक्शन इन सोशल मीडिया, सिडक्शन इन पॉलिटिक्स, सिडक्शन इन डेली लाइफ, तो उसे भी एक बार जरूर देख लेना। वो भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और उस पर काफी ज्यादा व्यूज भी आए हैं। आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है ना चैनल पर, काफी सारे व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले ये बात कहना चाहूंगा कि 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स के बारे में, 8 टाइप्स के एंटी सीड्यूसर्स के बारे में, और 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन के प्रोसेस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। ये तो 10th पार्ट है, इसको हमने काफी पहले ही स्टार्ट कर दिया है, 2-3 महीने पहले। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, वो भी काफी ज्यादा कमाल की वीडियोस हैं, उन्हें भी एक बार जरूर देख लें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।